नमस्कार, शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक घटना की तरफ ले जा रहा हूं और कैसे इतिहास का एक कालखंड फिर आगे सामने आता है, वर्तमान में भी वो आ जाता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आप इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे तो आपका वर्तमान भयावह हो सकता है। आज मैं बात करूंगा पानीपत के तीसरे युद्ध की, जो 1761 में पानीपत में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली, जो गजनी का शासक था, उसने यहां आकर के भारत में आकर के आक्रमण किया। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। ये वीडियो जब मैं एडिट करने गया तो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने जो है इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक जो अभी आपको दिखा रहा हूं वो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, वो इतिहास के एक कालखंड के बारे में मैंने आपको बताया है, और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसका रिलेवेंस इस वीडियो से किस तरह है, उस कालखंड से इसका क्या संबंध है, वो उसमें आएगा, जो मैंने विभाजित किया है, जो दूसरे वीडियो में आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उसको भी जरूर देखें। आज कल मैं उस वीडियो को डालूंगा। धन्यवाद। कितने लोगों को पता होगा कि भारत में हिंदवी स्वराज्य की कल्पना की गई थी, और वो कल्पना करी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो दक्कन से आए थे, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, जिसे मुगलों के टाइम पर दक्कन कहा जाता था। वो एक छोटे से, उन्होंने अपना राज्य खुद बनाया और एक छोटे से राज्य कहिए या कुछ कहिए, उससे लेकर के वो मराठा साम्राज्य, वो हिंदवी स्वराज पूरे भारत में फैल गया। बताते हैं कि अटक से कटक तक इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं रहा। अगर थोड़ा वो बड़ा अगर होता तो वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य था, उसके बराबर होता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी एक कल्पना की थी, क्योंकि जो इस्लामिक आक्रमण हुए थे, या जो इस्लामिक शासक थे इस देश में, जिन्होंने बड़ा मचाया था, हिंदुओं के खिलाफ बड़ा अत्याचार किया, उनका कन्वर्जन किया, या जो भी उनके खिलाफ जो लोगों के अंदर जो एक वो था, आक्रोश था, उसको उन्होंने मुखर किया और अपने स्वराज्य को, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। उनका हिंदवी स्वराज्य जो है सनातन धर्म के लिए था, क्योंकि इससे पूर्व, इस्लामिक आक्रमण से पूर्व, ये देश सनातन का देश था। अब मैं आपको फिर आगे बताता हूं कि जब ये साम्राज्य 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 27 साल मराठों को दबाने में लगाए, और वो पूरे समय तक दक्षिण में ही रहा, मराठों को की शक्ति को नेस्ताभूत करने के लिए। लेकिन उसकी फौज खत्म हो गई, वो खुद मर गया, और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य 1707 के बाद एकदम पर छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि पूरी शक्ति उन्होंने मराठों को दबाने में लगा दी थी। पूरी उनका एक समझे हेडक्वार्टर ही दक्कन में हो गया था। तो ये तो हो गई वहां तक की बात। उसके बाद जो मुगल आए, जो नाम मात्र के शासक रहे, उसने कोई 5 साल चला, कोई 10 साल चला। उसके बाद मराठे आगे बढ़े और उन्होंने नॉर्थ में, उत्तर की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने एक किस्म से दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, और जो मुगल सम्राट थे उनको अपने संरक्षण में ले लिया। उनका मुगल जो सम्राट थे वो केवल अपने लाल किला तक ही सीमित हो गए। बाकी सारा देश का मतलब वेस्ट, पूरा वेस्टर्न और दक्षिण से लेकर वेस्ट तक साम्राज्य इनका हो गया, मराठा का। अब स्थिति ये आ गई कि
किसको सम्राट नियुक्त करना है, किसको वजीर नियुक्त करना है, ये सब फैसले जो इनके सेनापति थे, जो इनके पंत प्रधान थे, पेशवा, उनके जो सरदार थे, जिन्होंने विभिन्न जगह अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, चाहे भोसले हो, चाहे गायकवाड़ हो, या सिंधिया हो, जो माधवराव सिंधिया जिस परिवार से आते हैं, इस तरह इन्होंने उत्तर में अपने राज्य स्थापित कर लिए पेशवा के अधीन। अब स्थिति यह आ गई थी कि देश में एकमात्र शक्ति रह गई थी मराठों की, और वो दिन दूर नहीं था, पंजाब में जो है अब्दाली ने कब्जा कर लिया था, उसको भी उन्होंने छुड़ाया। उसने जो उसका बेटा वहां पर था, उसने अपना शासक नियुक्त किया था, उसको भी भगा दिया उन्होंने। तो स्थिति आ गई थी कि देश में हिंदवी स्वराज की स्थापना लगभग हो गई थी। केवल ईस्टर्न तट पर, पूर्वी तट पर उस समय अंग्रेज थे, कलकत्ता से लेकर के नीचे कालीकट तक जो है, ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु की जो ईस्टर्न कोस्ट था, वहां पर अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। उनका विस्तार वहीं पर, उनका विस्तार नहीं कर पाए, वो अपना विस्तार नहीं कर पाए, और वहीं के वहीं पर अटके रहे। तब तक वो अपने व्यापार में ही लगे रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने वो अपना लड़ाई नहीं कर सके, क्योंकि उनको हमेशा एक डर रहता था मराठाओं का। जब ये सब हो गया तो यहां के कुछ शासक, इस्लामिक शासक, इनको जब खतरा महसूस हो गया कि भारत से इस्लाम का राज खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली, जो गजनी का शासक था, जिसे आज अफगानिस्तान कह सकते हैं, उसको आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए, और भारत से हिंदवी स्वराज को मिटाने के लिए। उसमें जो है एक पत्र लिखा, जो सम्राट था उसके वजीर ने, उसका नाम था शाह वलीउल्लाह, और उस समय पूरी जो उत्तर भारत के जो इस्लामिक वो थे, शासक थे, उन्होंने उसमें मदद किया। वे लोग अब्दाली को उन्होंने सहायता देने का वचन किया, जिसमें एक था रोहिला सुल्तान, रोहिलखंड का जो है नजीबुल्लाह, ये दो आपका शासक था, जिसके नाम पर आज नजीबाबाद है, उसका फोर्ट भी है वहां पर। तो एक तो उसने मदद करी, और वो इस बीच उसने अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया था कि वो मुगल साम्राज्य में मुगल सम्राट के बड़े नजदीक आ गया था, और जो रक्षा का दायित्व तो मुगल सम्राट को दिया गया था, उसमें उसका भी बड़ा हाथ था, उसको भी। दूसरा था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। आपने अवध के नवाबों की किस्से बहुत सुने होंगे। तो इन दोनों ने मिलकर के और अपना मदद देने का वचन किया अहमद शाह अब्दाली को। इन दोनों सुल्तान और नवाब ने मिलकर के अहमद शाह अब्दाली को वचन दिया कि आप भारत पर आक्रमण करिए और एक काफिरों का शासन खत्म करिएगा, हम आपको मदद देंगे। क्योंकि काबुल से, गजनी से यहां आकर के इतनी बड़ी फौज लेकर के उस समय की सबसे शक्तिशाली ताकत मराठाओं को जो है हराना नामुमकिन था। तो बगैर अंदर से सहायता मिले हुए बाहर की शक्तियां काम नहीं कर पा रही थी। तो दोनों तरफ की फौजें मिली उस समय, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली हो गए थे मराठा कि जो स्थानीय वो थे हिंदू राजा थे, उन्होंने भी मदद नहीं करी, क्योंकि उस समय देश में राजशाही थी और ये भावना नहीं थी कि हमें विदेशियों को निकालना है, इसलिए उनको जो है मदद नहीं मिली। चाहे जाटों से या सिखों से या किसी और से, जो भी छोटे मोटे राजा था जिन्होंने अधीनता सम्राट की, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर दी थी। हालांकि तब तक वो साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था, सम्राट खत्म हो गया था, सम्राट का पद ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड रह गया था। तो मराठे जब अब्दाली ने कूच किया और भारत की सीमा पर आया, पंजाब से आगे आकर के दिल्ली के आसपास पहुंच गया, तो मराठे पुणे से चल करके, महाराष्ट्र चल करके वहां तक पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली को उन्होंने पहले मुक्त किया,
फिर वो पानीपत की तरफ बढ़े। तो उस समय क्योंकि जो ये मराठे थे ये ज्यादातर छापामार रणनीति पे काम करते थे, और वो उनको यहाँ की परिस्थितियों से बहुत अनभिज्ञ थे। उत्तर भारत की इनका रसद की सप्लाई थी वो इस्लाम वालों ने काट दी। उसमें इन सब का योगदान था, नजीबुल्लाह का भी था और शुजाउद्दौला का था। वो लोग भूखे मरने लगे। तो फिर जाकर के पानीपत में 15 जनवरी 1761 में फाइनल युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 में जब ये लोग भूख से मरने लगे तो उन्होंने कहा बजाय भूख से मरने के हम सीधा लड़ाई लड़ेंगे, मरना ही है तो किसी भी तरह मरो। करीबन इनके पास 2 लाख के करीबन लोग थे। लोग मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे सैनिक नहीं थे, उनके साथ और भी लोग थे। कुछ तो जो धार्मिक यात्राएं करने जा रहे थे वो भी उनके साथ थे, कुछ उनके परिवार के लोग थे, कुछ और किस्म के काम करने वाले सैनिक शायद 50-60 हजार होंगे या 60-70 हजार होंगे। तो इस एक दिन के अंदर पूरी जब लड़ाई हुई इनको चौतरफा घेर लिया गया। मराठाओं को इनकी रसद तो कट गई थी और सारी इस्लामिक फौजें उन्होंने मराठाओं को घेर लिया, और लगभग 60-70 हजार करीबन जो सैनिक थे इनके, और कुल मिलाकर के 1 लाख करीबन सारे मराठे इस्लामिक फौजों ने काट दिए, मार दिए सारे के सारे, और एक बड़ी करारी हार हुई। उस हार के पीछे क्या था? जिहाद था, इस्लामिक राज था। उस वजह से जो है ये लोग मारे गए। हालांकि 10 साल के अंदर 1771 में फिर पेशवा ने एक फौज दोबारा भेजी, और जो हारे हुए वो थे क्षेत्र थे वो सारे जीत लिए। और जो तब उस समय जो शासक थे जिन्होंने इनके खिलाफत करी उनको भी दबाया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध ऐसा युद्ध था कि अगर तब जीत जाते, मराठे जीत जाते, वहां का जो पेशवा की सेनाएं अगर जीत जाते, मराठे सरदार जीत जाते, तो भारत तभी आजाद हो चुका होता इस्लामिक शासन से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ताजुब करेंगे, मराठा शासन जो है लगभग औरंगजेब के मरने के 10-20 साल बाद से शुरू होकर के 1818 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जाकर के जब इनकी डिफीट हुई अंग्रेजों के हाथ, तब तक शासन रहा। लगभग 70-80 साल का एक कालखंड पूरा मराठाओं का रहा। कितने लोग जानते हैं, कितने इतिहास में इस बात को पढ़ा है कि इतने साल तक मराठों ने इस देश पर राज किया, इस देश को इस्लामिक उससे शासन से मुक्ति दिलाने के लिए लगे रहे। आपने सुना होगा, इतिहास में हर एक ने पढ़ा होगा, 1-1.5 साल रजिया सुल्तान का राज रहा, कभी खिलजियों का रहा, 1-1, 2-2 साल, 5-5, 10 साल का पूरा लंबा सा इतिहास की किताबों में चैप्टर लिखे गए। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर एक भी मतलब सिर्फ जिक्र भर किया कि हाँ मराठे 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठे हार गए थे और इनका पतन हो गया था। फिर 1771 में फिर दोबारा उन्होंने कुछ किया। उसके बाद 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। तीसरे युद्ध में जो है मराठाओं की निर्णायक हार हुई और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। पूरे इतिहास में इतना ही मिलता है। बाजीराव के बारे में थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, वो भी शायद तब जानते होंगे जब कुछ फिल्में बनने लग गई। अदरवाइज क्या था, सारा का सारा इतिहास जो है मुगलों का महिमा मंडन पर होता था। आज भी आपको देश में ऐसे मिलेंगे जो मुगलों को महान बताते हैं, जो कहते हैं कि साहब उनके टाइम पर भारत जो है की जीडीपी बहुत ज्यादा थी और भारत बड़ा प्रॉस्परस था। भारत तो इतना पहले से प्रॉस्परस था, पहले ही संबंध था, तभी तो ये जो लुटेरे थे, ये भिखारी थे, नंगे भूखे भारत में आक्रमण करने आते थे, लूटने के लिए आते थे। कुछ तो ऐसे भी इस्लामिक आक्रांता थे जो सिर्फ लूटने आते थे चले जाते, फिर लूटने आते थे चले जाते थे। तो इस पर इतिहास बिल्कुल मौन है। अगर मौन में नहीं है तो इस पर बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि इस पर रिसर्च नहीं हुई है, लेखकों ने लिखा है,
लेकिन इतिहास में ये चीज़ें दर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक 1947 के बाद जो अंग्रेज गए तो उन्होंने फिर अपने ही लोगों को सत्ता दी, उन्होंने भारतीयों को सत्ता नहीं दी। तो ये हमारा इतिहास, तो ये एक कालखंड का वो था, ऐसा समय था जब विदेशियों से भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया और भारतीय फौजों को हिंद स्वराज्य को हराया गया। ये एक कालखंड था। हालांकि ऐसा टीपू सुल्तान ने भी किया था, उसने भी जो है अफगानिस्तान के अमीर को अपने टाइम पर पत्र लिखा था और ईरान और भी इस्लामिक कंट्रीज को लिखा था कि आप हमें मदद करिएगा। लेकिन सबसे निर्णायक ये रहा, क्योंकि टीपू सुल्तान तो 1799 में ही कुछ साल के बाद ही वो मारा गया था। तो ये एक निर्णायक था। अब मैं आता हूं आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या है। ये वीडियो जब मैं एडिट करने गया तो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने जो है इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक जो अभी आपको दिखा रहा हूं वो ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, वो इतिहास के एक कालखंड के बारे में मैंने आपको बताया है, और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो उसका रिलेवेंस इस वीडियो से किस तरह है, उस कालखंड से इसका क्या संबंध है, वो उसमें आएगा जो मैंने विभाजित किया है, जो दूसरे वीडियो में आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप उसको भी जरूर देखें। कल मैं उस वीडियो को डालूंगा।